नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज सोमवार की सुबह करीबन 10:15 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में हल्का सा मुनाफा वसूली कह सकते हैं आप। बहुत ही छोटी मात्रा में सेंसेक्स और निफ्टी निचले स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। ये निचला स्तर हम पिछले 8 दिनों की लगातार निरंतर ऊपर की तरफ के दायरे जो हमने देखे उसके पश्चात देख रहे हैं, तो अनिवार्य है थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बाजार में आए, थोड़ा दायरा बंद कारोबार हो ताकि हम फिर से ऊपर की तरफ के रुझान देख सके आने वाले दिनों में और हफ्तों में। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ स्तर बता देता हूं, अहम स्तर निफ्टी स्पॉट के नीचे के और ऊपर के। नीचे की तरफ अगर हम 25,000 या फिर 24,950 पर टिक पाते हैं और फिर थोड़ा बहुत ऊपर उभरने का प्रयास करते हैं तो फिर से 25,250 और 25,350 ये कुछ स्तर है जहां पर जाने का प्रयास सूचकांक करेंगी, खास करके निफ्टी और सेंसेक्स। निरंतर ऊपर के तरफ दायरे के देखने के बाद अगर कुछ मामूली गिरावट देखने मिलती भी है तो ये बाजार की सेहत के लिए एक सकारात्मक और अच्छी बात है। लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि बेहतर रुझान आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा। कुछ और आंकड़े बता देता हूं आपको। इंडिया विक्स थोड़ा बहुत ऊपर है, 10.51 और करीबन 3.75% की ऊपर के तरफ के दायरे। रुपए में 0.03 पैसे की मजबूती, 88.25 स्तर है रुपए का $1 के सामने। और कच्चे तेल में थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे, $67.35 प्रति बैरल है ब्रेंट और $76.03 प्रति बैरल है नाइमेक्स। अनुमान है कि कच्चा तेल नीचे आने की संभावना है और रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती, 88.10 88.15 और थोड़ा बहुत रुझान बेहतर हुआ तो 88 तक भी रुपया मजबूत हो सकता है डॉलर के सामने। और बाजार में हमें लग रहा है कि क्षेत्र के आधार पर जिस तरीके से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ सूचकांक होंगे, कुछ क्षेत्र होंगे जो बेहतरीन बाजार में कामकाज करेंगे या बेहतर रुझान रहेगा जहां पर लोगों की नजर आएगी। कुछ एक क्षेत्र है जो शायद आने वाले समय में सरकार की नीतियों को लेकर के कुछ घोषणाएं हुई है, खास करके रक्षा क्षेत्र को लेकर के। जिस प्रकार से निरंतर ऑर्डर आ रहे हैं दोस्तों सरकारी कंपनियों में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई या फिर निजी क्षेत्र रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया रक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला था, एफडीआई डिफेंस में खोला गया था और उसके पश्चात जिस प्रकार से यश मिला है इन सब कंपनियों को और ऑर्डर मिले हैं, इसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कुछ नीतियों में बदलाव करने की बात की है, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर और ज्यादा सहूलियत मिलने की पूरी आकांक्षाएं दिख रही हैं। और ये भी कारण है जिसके कारण रक्षा क्षेत्र मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको चर्चा में रहता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग है और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है जो और आपको सकारात्मक रुझान, सीमेंट क्षेत्र है जिस प्रकार से अब धीरे धीरे करके खपत और बढ़ेगी सीमेंट की। तो ये कुछ क्षेत्र है 3 या 4 जहां पर आपको रुझान बेहतर होता हुआ आएगा। और इसके साथ साथ हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स और मजबूत एनबीएफसीज आपको सकारात्मक कामकाज करते हुए आएंगे। बहुत जल्द दोस्तों मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर से दूसरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के आना शुरू हो जाएंगे और उसका भी योगदान मेरे ख्याल से बाजार में बहुत ही अनिवार्य रहेगा सकारात्मक आंकड़ों को लेकर के। एक और बड़ा इवेंट है इस हफ्ते दोस्तों, वो है फेड की बैठक अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के। और कल शाम या कल रात शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसी टिप्पणियां करी कि उनको ऐसा अनुमान है कि फेड के तरफ से ब्याज दरों में बड़ी कटौती होगी। अब ये बड़ी होगी, मझौली होगी या छोटी होगी, वो तो हम पावल साहब जो कि फेड के चेयरमैन है उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आईटी क्षेत्र को मेरे ख्याल से एक अच्छा सहारा मिलेगा। और जिस प्रकार से थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति आईटी क्षेत्र पर बनी थी जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल में जो टैरिफ की घोषणा की थी 180 से ज्यादा देशों के ऊपर, तो और नतीजे जिस तरीके से पहली तिमाही के नकारात्मक आए और मूल्यांकन को लेकर के अगर आप परिस्थिति देखें तो ये पूरा समीकरण जो है वो शायद आईटी क्षेत्र, अगर ये ब्याज दरों में कटौती आती है, कितनी आती है वो पता नहीं, लेकिन जो भी आती है तो कम से कम ये मेरे ख्याल से सहानुभूति होगी बाजार को कि अमेरिका में ब्याज दरें कटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये प्रतिबिंब जो है इसका आईटी क्षेत्र, भारतीय आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर सकारात्मक पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए शायद थोड़ी बहुत रणनीति आईटी क्षेत्र पर अगर आप लंबी बनाते हैं शायद 1.5-2 साल की,
तो जिस मूल्यांकन पर कामकाज कर रहे हैं वहां से और सकारात्मक नतीजा हो सकता है कि इसमें आपको एकदम से ऊपर की तरफ के दायरे न देखने मिले। संभवता है कि दूसरी तिमाही में शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति आईटी क्षेत्र की कंपनियों में, और कुछ आईटी क्षेत्र की कंपनियों में तीसरी तिमाही में थोड़ी बहुत नकार, लेकिन उसके पश्चात अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो अनिवार्य है दिग्गज, कुछ मझौली और कुछ छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियों में अपने निवेश धीरे धीरे करके बढ़ाने के लिए। लेकिन रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, सीमेंट और ऊर्जा उत्पादन, और उसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र, ये मेरे ख्याल से अहम 4 या 5 क्षेत्र होंगे जहां पर लोग अपने निवेश की रणनीति बना करके आगे चलेंगे। शायद स्थानीय मार्केट में से संकेत धीरे धीरे करके, और 22 सितंबर दूर नहीं है दोस्तों, अगले हफ्ते 22 सितंबर को नई जीएसटी का जो ढांचा है, नया अवतार, वो लागू हो जाएगा और धीरे धीरे करके हमें और स्पष्टता मिलेगी कि कौन से क्षेत्र की कंपनियों में कितना कितना लाभ उपभोक्ताओं को दिया है और उसका सकारात्मक असर खपत को लेकर के, विकास दर को लेकर के कैसा पड़ेगा, महंगाई दर कितनी नीचे आएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कई कुछ और टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप और अपने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रवक्ता है वो किस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ पर यूरोपियन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, EFTA जो कहते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर किस प्रकार के निर्णय बनते हैं, वो भी साझा मेरे ख्याल से सकारात्मक संदेश बाजार को, शेयर बाजार को दे सकते हैं। हर बार जब हम आपसे जुड़ते हैं दोस्तों तो आपको निवेश लायक रणनीति बनाते हैं। उस रणनीति के बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो एक कंपनी है जो रिटेल आईटी से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। इस स्तर पर आप निवेश शुरू कर सकते हैं, और जिस प्रकार से सुधार होने की संभावना है, ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है, उसके कारण इन्फो एज इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। इनका निवेश बाकी सब्सिडरीज में भी है, जिसका योगदान बैलेंस शीट पर आता है। तो लंबी अवधि के लिए पहला विकल्प है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। दूसरा है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, और जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने बजट में घोषणा की थी, जिस प्रकार से सरकार के तरफ से नई ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की बातें हो रही है, बजट में वित्त मंत्री जी ने परमाणु से ऊर्जा उत्पादन करने की भी बात की है, न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ कंपनियां हैं जो अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं इस क्षेत्र में, और कुछ हद तक इनको यश भी मिला हुआ है, और बाकी जो कन्वेंशनल एनर्जी उत्पादन होती है वहां पर भी इनकी विस्तार योजनाएं काफी हैं। JSW एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई, जहां पर हम खरीदारी की, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। ये भी लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, तो इस स्तर पर आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाते जाए। हमारा आकलन ये कहता है कि आने वाले समय में पहले तो ये दोनों क्षेत्र काफी प्रभावित होंगे, और दूसरी बात यह दोस्तों कि जो हमारे मित्र हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, वो ज्यादातर बिकवाली की तरफ खड़े हैं। अगर हमने अपने आप को संभाला और 25,200 के पास जाकर के, ऊपर जाकर के बंद दिया, तो विदेशी संस्थागत निवेशक जो शॉर्ट में यानी कि बिकवाली करके बैठे हैं, वो अपनी पोजीशन कवर करने आएंगे, और उसके कारण मेरे ख्याल से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा ऊपर की तरफ के जाने के लिए। लेकिन अनिवार्य होगा कि एक जो पड़ाव बना हुआ है 25,200 और 300 के बीच में, अगर हम उसको निकाल पाते हैं अपने बलबूते पर, तो ये जो हमारे मित्र हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, ये अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे, और उसके कारण हमें और ऊपर की तरफ के दायरे बनने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन रुझान बेहतर है। अगर कुछ सकारात्मक संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से बाजार को योगदान देंगे ऊपर के तरफ के दायरे बनाने के लिए, और आखिरकार उस पड़ाव को पार करने के लिए जहां पर से हम कई बार जा करके वापस नीचे की तरफ लौटे हैं। तो नजरें बना करके रखिए दोस्तों इन सब स्तरों के ऊपर, और खास करके वो जो टिप्पणी होगी चेयरमैन पावेल साहब की फेड के ब्याज दरों की कटौती को लेकर के, उसका भी मेरे ख्याल से सकारात्मक रुझान हमारे शेयर बाजार पर और खास करके आईटी क्षेत्र पर पड़ने की पूरी संभावना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो विकल्प हमने आपको दिए हैं, ये BTST STBT छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है,
ये लंबी अवधि के लिए थोड़ी बहुत पूंजी से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।